हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूरी डिटेल समझेंगे आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स की, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, बिकॉज कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और आपको नहीं पता कि भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें कौन सा वाला वैलिड होता है, तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। क्योंकि देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपके दो टाइप के रहते हैं, एक आपका स्टेट फॉर्मेट पे होता है और एक आपका सेंट्रल वाला होता है जो कि सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे बनता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझेंगे। और यहाँ पर जो नीट यूजी में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चलता है वो आपका सेंट्रल लेवल का चलता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में। बाकी एस सी के केस में स्टेट वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल कैटेगरी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि जब आप नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देख लो, सो दैट कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। और मेरे हिसाब से भाई आप सभी के लिए एक टिप ये है कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, मतलब कि आपने अपना क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ किया था और आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम हर एक उस कैंडिडेट को देना चाहिए जिसने पीसीबी ऑप्ट किया था क्लास 12th में। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आप काफ़ी सारी जगहों पर एडमिशन ले सकते हो। तो टाइम टू टाइम मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जैसे कि मान लो आपको एमबीबीएस बीडीएस ये सब नहीं मिल पाता, तो उसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज होते हैं जिसमें नीट यूजी का स्कोर आपका काम आ जाता है। ठीक है, तो ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिस ना हो। तो यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो अगर कोई कैंडिडेट मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहता है अपने करियर के रिगार्डिंग, या फिर आप जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या उसके फॉर्म के रिगार्डिंग, उसके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो वो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। इसके लिए आप मेरा जो पेड मेंटरशिप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो ये मैं आपको टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, SHIKHER_297। एंड इसमें ऐड होने के जो चार्जेस हैं वो ₹499 है। ठीक है, तो ये वन टाइम आपका चार्ज रहेगा जिसमें आप एनरोल करने के बाद आपको जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपको जो भी डाउट्स होते हैं अपने जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके फॉर्म के रिगार्डिंग हो गया, उसके काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हो गया, उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो गया, या और भी जो भी आप करना चाहते हो इस साल में 2025 में, तो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो। तो लास्ट ईयर भी मैंने लगभग 150 स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दी है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उनसे उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जिनको नीट नीट स्कोर पे ऐसा लगता था कि भाई उनका कुछ नहीं हो पाएगा, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा और ड्रॉप लेना पड़ेगा, वो भी आज एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, भले ही उनको एमबीबीएस या आपका बीडीएस वगैरह ये सब नहीं मिल पाया, लेकिन और भी अदर कोर्सेज जैसे नर्सिंग हो गया या फिर पैरामेडिकल हो गया, जिपमर जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उनको एडमिशन मिला है। ठीक है, तो ये है कि भाई ये मेंटरशिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई आपको जब फॉर्म फिलअप करना होता है इसमें, तो कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम जो है डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई जब आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप करोगे तो फिलअप करते टाइम आपको कौन कौन सी डिटेल्स की नीड होगी। ठीक है, तो ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है लास्ट ईयर 2024 का, उसके चैप्टर नंबर 8 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका पेज नंबर 41 पे, तो सीधे हम पहले इसी पर चलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 41 पे चलते हैं। ये यहाँ कहीं पर है, 37 हो गया, 39, 40, 41। ठीक है, तो ये आ गए हम इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के चैप्टर नंबर 8 पे। तो इसमें आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पेज, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी। सबसे पहले जो सेक्शन आएगा वो आएगा आपका पर्सनल डिटेल्स का। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना कैंडिडेट नेम, जो भी आपका पूरा नाम है। अब हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ये सिर्फ मैं नीट एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हो या फिर आप जो है कॉलेज एडमिशन के लिए कर रहे हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो फर्स्ट 4 डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ये जो 4 डिटेल्स दी हैं कौन कौन सी, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये हमेशा आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट से फिल करनी है। ठीक है, आपके आधार कार्ड में कुछ है,
आपके पैन कार्ड में कुछ है, ठीक है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपकी 10th की मार्कशीट में जो ये डिटेल्स दी हुई होती हैं, ठीक है, जो आपकी नेम की स्पेलिंग है, जो आपके फादर नेम की स्पेलिंग है, जो आपके मदर नेम की स्पेलिंग है, वही आपको फॉर्म में फिल करनी होती है। अब कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि क्लास 10 की मार्कशीट में उनके फादर का नेम कुछ और है, लेकिन फादर के आधार कार्ड में कुछ और लिखा होता है। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर के अगर आधार कार्ड में या मदर के आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी हुई है उनकी, तो और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ और लिखी है, तो आपको हमेशा रूल नंबर 1 यही याद रखना है कि कोई भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये चारों डिटेल्स फिल करनी है, उसमें जो भी स्पेलिंग लिखी है वही आपको लिखनी है। अब इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बता देता हूं। देखो इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो चार डिटेल्स हैं, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम शायद नहीं होता है उसमें, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो ये चार डिटेल्स आपको और लगता है कि आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ है, मेरी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हो रही, तो आप उसमें जल्दी से जल्दी करेक्शन करवा लो और उस उन डिटेल्स को ऐसे चेंज करवा लो कि वो 10th क्लास की मार्कशीट से आपकी मैच हो जाए, ताकि आपको बाद में किसी भी फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अब इस साल भी अभी एक नोटिस आया था जिसमें ये बोला गया कि भाई नीट का फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, और एक और नया यहां पर एक आइडेंटिफिकेशन फीचर आ चुका है जो कि अपार आईडी के नाम से है, ठीक है, अपार आईडी। तो ये जो है अपार आईडी, इसका भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले जिस कैंडिडेट ने नहीं करा, बिकॉज नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये अपार आईडी जो है वो मेंशन करनी होगी। तो बहुत इजी सा प्रोसेस होता है, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे अपार आईडी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जल्दी ही मैं इस पर भी वीडियो अलग से बना दूंगा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो अपार आईडी का रजिस्ट्रेशन वो आपने करना है, अभी तक नहीं किया होगा क्योंकि वो 2024 से स्टार्ट हुआ है। लेकिन आधार कार्ड में मैंने बता दिया कि ये चार डिटेल्स में से कोई भी डिटेल आपको गलत लगती है, 10th की मार्कशीट अगर मैच नहीं हो रही, तो प्लीज आप उसको जल्दी से जल्दी सही करवा लें। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आधार कार्ड में जो आपका फोटोग्राफ होता है, जो आपका फोटो लगा हुआ है आधार कार्ड में, वो 5 साल से ज्यादा अगर पुराना हो चुका है तो प्लीज आप उसको भी अपडेट करवा लें। अदरवाइज आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आपकी फ्रिस्किंग हो रही होगी, आपकी चेकिंग होगी वहां पे, जब डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेरीफाई किए जाएंगे और आधार कार्ड में ये दिखा कि भाई आपके बचपन का फोटो लगा हुआ है और अभी आप जो हो एक्चुअल में कुछ और ही दिख रहे हो, तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम ना देने दिया जाए। तो बहुत लफड़ा होता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो भाई ये है कि भाई अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है और इन सब चीज़ों की वजह से मूड खराब हो, तो भाई आपका साल भी खराब हो सकता है उसके चक्कर में। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आधार कार्ड में एक तो फोटो अपडेट करवा लें अगर 5 साल से ज़्यादा पहले का है, और बाकी ये चार डिटेल्स में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इनको 10th की मार्कशीट से मैच करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो फिल करनी पड़ेगी फॉर्म में डिटेल, पर्सनल डिटेल में, वो है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन हो गया या जो भी, अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो वो फिल करेगा। फिर आइडेंटिटी टाइप, ये इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप आधार कार्ड का नंबर डालना चाहते हैं, पैन कार्ड डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, वो मांगेगा, फिर उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल डालनी होती है। तो देखो इसमें दो एड्रेसेस होते हैं, एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है और एक आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है। अब ये प्रेजेंट की जगह कई बार क्या होता है, कुछ फॉर्म्स में करेस्पॉन्डेंस करके भी लिखा होता है, तो एक ही मतलब होता है, करेस्पॉन्डेंस लिखा हो या फिर प्रेजेंट लिखा हो, एक ही बात है। प्रेजेंट का मतलब अभी जहां फिलहाल आप रह रहे हो, और परमानेंट का मतलब है जहां आपका परमानेंट रेजिडेंस है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका जो पक्का घर है वो कहीं किसी गांव में, मतलब कहीं पर और किसी जगह पर है, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स की जॉब की वजह से आप कहीं और अभी शिफ्ट हो चुके हो, तो प्रेजेंट एड्रेस आपका कुछ और होगा, परमानेंट कुछ और होगा, तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो। और देखो अगर आप प्रेजेंटली कहीं और भी रह रहे हो, तो उस केस में भी आप जो है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में सेम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। तो इसका कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता कि भाई प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हो, परमानेंट में कहाँ रह रहे हो, ठीक है। तो जो आपका परमानेंट है वही आप दोनों में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई कोटा से कोचिंग कर रहा है, तो वो प्रेजेंट में अपना कोटा वाला एड्रेस डाल सकता है हॉस्टल का, और परमानेंट में अपने घर का एड्रेस डाल सकता है, तो ये आपको डालना होता है, ठीक है। तो एड्रेस आ जाता है, फिर आपकी लोकेलिटी, फिर सिटी टाउन विलेज जिससे आप बिलोंग करते हो, फिर कंट्री, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड, ये आपका 6 डिजिट का पिन कोड होता है। फिर मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का एकदम सही डालना होगा, ईमेल एड्रेस आपको बिल्कुल सही डालना होगा स्मॉल लेटर में। और देखो जब तक आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस नीट यूजी का नहीं हो जाता, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने डाला था फॉर्म में, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप करके अपना ईमेल एड्रेस का पासवर्ड ही भूल जाते हैं,
ठीक है। तो ये सब चीजें आप ना करें। जिस ईमेल का पासवर्ड आपको सही से पता हो, सही से आपने नोट डाउन करके रखा हो, उसी ईमेल एड्रेस को डालें, और जो मोबाइल नंबर हमेशा आपको लगता है कि एक्टिव रहेगा वही आप डालें, वरना आगे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। उसी तरीके से सेम आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको 2 बार अपना पासवर्ड डालना होता है, सेम पासवर्ड डालना होता है। तो पासवर्ड कुछ ऐसे बनाना होता है कि भाई सबसे पहले एक कैपिटल लेटर आएगा, उसके बाद कुछ स्मॉल लेटर्स आएंगे, उसके बाद कुछ नंबर आएंगे, और उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मान लो कि मेरा नाम शिखर है, ठीक है। तो शिखर में मैं एस जो है कैपिटल कर दूंगा, HIKHAR, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको स्मॉल में कर दूंगा, फिर मैं कुछ नंबर लिख दूंगा यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 458, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद कोई एक स्पेशल सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, @ होता है, हैशटैग होता है, डॉलर का सिंबल हो गया, ठीक है, एस्टरिस्क हो गया, ठीक है, जिसको आप स्टार मार्क कहते हो। तो कुछ भी आप इनमें से लगा सकते हो, जैसे मान लो मैंने @ लगा दिया। तो ये पासवर्ड इस तरीके का आप बना लेंगे, और इस पासवर्ड को भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे या उसको नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं, जैसे मान लो फ्यूचर में अगर आप पासवर्ड भूल गए, तो ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे दोगे उस टाइम पे, तो आपका पासवर्ड आपको दोबारा मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आपका फेवरेट टीचर कौन सा था, आपका जो है पेट का नाम क्या था, आपके पहले स्कूल का नेम क्या था, इस तरीके के सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। फिर सिक्योरिटी पिन, ये आपका एक कैप्चा कोड टाइप का होता है, वो आपको डालना होता है। एक बॉक्स में कुछ नंबर से लिखे होते हैं, वही नंबर आपको लिख देने होते हैं, मतलब टाइप कर देने होते हैं। ठीक है। तो ये सब सबमिट करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन पेज, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो फिर से आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को एक बार चेक कर लोगे। आपने अपना नेम फिल कर रखा होगा, ऑटो फिल होगा, मतलब पहले आप फिल कर चुके हो। डेट ऑफ बर्थ ये फिल होकर दिख रहा होगा, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी फील्ड यहाँ पर दिख रही होंगी। उसके बाद फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, स्टेट या यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ड या अपीयरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, या फिर इस साल आप करने वाले हो। तो वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लोगे, जनरल में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ठीक है, एससी में हो, एसटी में हो। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, या यूआर कैटेगरी में आते हो, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखो कि भाई अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है तो प्लीज आप उसको बनवाने की कोशिश करो, और इसका बेनिफिट जरूर लो। क्योंकि अगर आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको 10% सीट्स का रिजर्वेशन यहां पर मिल जाएगा। मतलब ये है कि भाई अगर आपको जनरल कैटेगरी से सीट नहीं मिल पाई, उसकी कट ऑफ काफी ज्यादा गई, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी बहुत उससे कम जाती है, तो यह है कि जनरल कैटेगरी से सीट नहीं भी ले पाए अगर, तो ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स होंगी उनके लिए भी आपके चांसेस बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हर एक कैंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी में आता है उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो भाई उसको यहाँ पर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जरूर बनाना चाहिए। अब ये बनेगा कैसे, आप अपने नियर बाय तहसील में जा सकते हो, ठीक है, तहसील में जा सकते हो, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ऑफिस होता है वहां पर आप जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि ये कैसे बनेगा, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो होता है वो कौन सा वाला चाहिए होता है, क्या फॉर्मेट रहता है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है। और फिर आपका हो गया ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, एससी एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर चूज कर लोगे। फिर यहाँ पर इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसका 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, तभी वो इसको यस कर सकता है। फिर आपसे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। फिर डू यू नीड ए स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब है कि भाई आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्या कोई साथ में चाहिए, ठीक है, अगर आप डिसेबल कंडीशन में हो उस केस में। तो ये अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सब में नो नो करते जाओगे। ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए। फिर डायबिटिक पूछा जाता है कि क्या आप डायबिटिक हो। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ये पूछा जाएगा कि अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, अगर आप एक लड़की हो, तो क्या आप अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हो, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछा जाएगा, आप कहाँ रहते हो। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी में क्या आ जाते हैं, जैसे रिलीजन माइनॉरिटी आ जाती है यहाँ पर, कि आप सिख रिलीजन में आते हो, जैन रिलीजन में आते हो, मुस्लिम रिलीजन में आते हो, तो जिसमें भी आते हो तो जो ऑप्शन आ रहा होगा अगर आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। उसमें फिर रिलीजियस माइनॉरिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर पूछेगा कि भाई आपने सेल्फ स्टडी करी, कोचिंग ली, क्या करा, वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस। कस्टमरी ड्रेस का मतलब होता है कि भाई आप अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कोई ड्रेस पहनना चाहते हो जो आपके धर्म के अकॉर्डिंग है या आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो किसी भी रिलीजन की अगर कोई कस्टमरी ड्रेस है, उनके यहाँ उनके रिलीजन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर रखे गए हैं, तो उनको ये ऑप्शन यहाँ पर यस करके चूज करना होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इनके
ड्रेस कोड को फॉलो करके जाओगे जैसा ये बोलेंगे, तो आप इसमें नो करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि आप इनके ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करोगे और कस्टमरी ड्रेस पहनना चाहते हो, आप अपने रीति रिवाज जो भी आपका धार्मिक रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ड्रेस पहनना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यस करोगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर, तो ये तो ऑलरेडी आ रहा होगा उसमें, नीट यूजी 2025। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ से पूछा जाएगा, तो भाई इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन पेपर मीडियम का मतलब ये है कि भाई आप कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हो। तो इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, और भी आपको लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी। तो जिसमें आप पेपर देना चाहते हो वो आप यहाँ पर ध्यान से सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एग्जाम सिटी की चॉइस देनी होती है, कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हो। तो एग्जाम सिटी चॉइस 1, एग्जाम सिटी चॉइस 2, तो दो चॉइसेस आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर पास स्टेटस में पूछेगा कि क्या आपने पास कर लिया, तो भाई कर ही लिया होगा, है ना। तो इसमें यस कर दोगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जाएगा, कौन से साल में आपने 10th किया था। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम में वो वही आ जाएगा, सेम 10th वाला, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका कहाँ कहाँ से आपने करी है स्कूलिंग, कौन सी जगह से करी है, वो सिटी का नाम डाल दोगे। फिर टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पूछते हैं कि भाई आपका जो स्कूल या कॉलेज जो भी था, ये प्राइवेट था, एडेड था, कैसा था, या गवर्नमेंट था। तो जो भी टाइप का था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, 10th आपने कौन से स्टेट से करी, 10th आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से करी, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, यूपी बोर्ड था, उत्तराखंड बोर्ड था, एमपी बोर्ड था, जो भी था वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर रिजल्ट मोड, रिजल्ट कैसा आया था, सीजीपी में आया था या परसेंटेज में आया था, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर सीजीपी अगर आपने सेलेक्ट करा होगा तो फिर ये सारी डिटेल आ जाएंगी कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना था, 10 था, सीजीपी आपका कितना है वो आप मेंशन कर दोगे। फिर अगर आपके मार्क्स आए थे तो टोटल मार्क्स यहाँ पर मेंशन कर दोगे, और कितने आए थे उसमें से वो आप मेंशन कर दोगे। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 10th का रोल नंबर यहाँ डालना होता है, फिर स्कूल कॉलेज का नेम और एड्रेस उसका डालना होता है, और स्कूल कॉलेज का पिन कोड, यानी कि जहां पर आपका स्कूल है वहां का पिन कोड आपको डालना होगा। अब 11th की डिटेल्स यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि भाई क्या करें यहाँ पर, ठीक है। तो 11th की डिटेल्स भी आप यहाँ पर अपने डाल सकते हो, आपको जो भी स्कूल से डिटेल्स वगैरह मिली होंगी। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, आई डोंट थिंक ये मैंडेटरी होता है, मैंने कई बार ये देखा है। फॉर्म फिल करते टाइम आप 10th के बाद ये डिटेल को जो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप स्किप कर सकते हो। और उसके बाद जो है, या फिर अगर यहाँ पर कोई ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन आ रहा हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको अपनी 11th का रिजल्ट का नहीं पता। और उसके बाद फिर 12th के रिजल्ट में वही सारी सेम डिटेल्स आपको ये डालनी होगी जो कि आपने 10th में डाली थी। तो ये कंप्लीट करने के बाद जो है, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, तो कहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो डालना होगा, कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ था, ये डालना होगा। फिर पेरेंट्स की इनकम की डिटेल, ये कुछ भी डाल सकते हो, उसका कोई इतना मतलब नहीं है, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, 10th पास है, 12th पास है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लोगे। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइवेट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, जो भी होगा वो डाल लोगे। फिर फादर की एनुअल इनकम, यानी कि फादर की जो है सालाना आय कितनी है, 8 लाख है, 6 लाख है, उसमें ऑप्शन आ रहा होता है कि मतलब जीरो से लेकर 1.5 लाख तक है, फिर 2 लाख, 1.5 लाख से 3 लाख तक है, ऐसे करके ऑप्शन आ रहा होता है। तो जो भी आपको फिट लगेगा आप अपने पेरेंट्स से पूछ के डाल सकते हो। फिर इसी तरीके से मदर की क्वालिफिकेशन हो जाएगा, मदर का ऑक्यूपेशन हो जाएगा, जो भी उनका काम है, ठीक है। उसके बाद मदर की एनुअल इनकम, अगर नहीं है, मदर आपकी हाउसवाइफ है, तो आप इसमें जीरो डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद गार्जियन, उनके केस में जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर गार्जियन है, ठीक है, तो उनकी ये डालेंगे, अदरवाइज बाकी लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने होते हैं, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है। ये कैसे बना सकते हो आप ऑनलाइन, ये खुद मैं आपको बता दूंगा, पहले भी मैंने इसकी वीडियो अपलोड करी हुई है, बट ये है कि इस साल में फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। उसके बाद लेफ्ट हैंड, राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो अभी मैं इसको नीचे दिखाऊंगा कि कैसा होता है, ये कैसे लेना होता है। तो पेपर पे, एक वाइट पेपर पे आप दोनों हाथ रख के फिंगर के और लेफ्ट और राइट थंब दोनों सबके, मतलब पूरे के पूरे 10 जो फिंगर और थंब है उनका आपने यहाँ पर जो है ब्लू इंक से आपने प्रिंट लेना होता है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। उसी तरीके से एक सिग्नेचर हो गया। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल के लिए नहीं होगा, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए होगा। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में यस किया था। फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जो अदर कंट्रीज वगैरह से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं। जैसे उसमें फोटो वगैरह का वो दिया हुआ था, तो उसका एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है, ये तो सिलेबस दिया है यहाँ पे, ऊपर तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एंड इसके बाद ही कहीं पर दिया होगा। क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मेट देखा था, इसमें कहीं पर दिया हुआ था सारी चीज़ों का।
आई थिंक नीचे ही दिया लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ कहीं लास्ट में दिया होगा सभी का फॉर्मेट। हाँ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सैंपल ऑफ इमेज दिया हुआ है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप देख सकते हो, आपको 10 KB से 200 KB का चाहिए होता है। आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है उसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है सेंटीमीटर में, अगर आप देखोगे तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये इसकी डायमेंशन होती है। ये ध्यान रखना। ये कैसे बनाते हैं, अगर आपको अपने फ़ोन से खुद ही बनाना है ये, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, और ये बात और ध्यान रखनी है कि आपके फोटो के नीचे कैंडिडेट का नेम, मतलब आपका नेम होना चाहिए, और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, मतलब जिस दिन आपने ये फोटो लिया है और जो आपका नाम है वो आपकी फोटो के जस्ट नीचे मेंशन होना चाहिए, उसके बाद आप अपलोड करोगे। ठीक है, फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो है। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो का आई थिंक जो साइज है वो 3 इंचेस इंटू 6 इंचेस होता है। मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। और ये भी 10 KB से लेके 200 KB तक का होता है और JPG फॉर्मेट में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये देखो, ये फिंगर का जो मैं आपको बता रहा था, तो आप एक वाइट पेपर लोगे A4 साइज का, और अपनी सारी फिंगर्स और सारे थंब पे आप क्या लगा लोगे, ब्लू इंक लगा लोगे, और इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, उस पर अपना प्रिंट दे दोगे सभी फिंगर्स और थंब का, और फिर उसका फोटो लेके जो है आप अपलोड कर दोगे। और ये ध्यान रखना है कि आपने नीचे लिख देना है उसमें कि ये लेफ्ट हैंड का है और ये राइट हैंड का है, लिख जरूर देना, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपको जो अपलोड करना होता है, ये भी 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फिर जो लास्ट चीज आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है वो आपका है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का जो डायमेंशन रहता है वो रहता है 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 4 KB से 30 KB के बीच का आपका सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना होता है वो PDF फॉर्मेट में करना होता है। पता नहीं यहाँ पर दिया है नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो छोड़ो, वो नहीं दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर देखो समझा देता हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी में आते हो तो इस केस में आपके पास अगर स्टेट वाला सर्टिफिकेट है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो अगर आपने वहां से बनाया है, या फिर आपने अगर सेंट्रल लेवल का भी सर्टिफिकेट बना लिया है। ये कहां से बनता है भाई, ये आप DM ऑफिस चले जाओगे या तहसील चले जाओगे, आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो किसी को सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट का बनाना भी है, तो ये जो नीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, नीट UG का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसी में सभी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का फॉर्मेट आप प्रिंट आउट इसमें से ले सकते हो, और नियर बाय तहसील या DM ऑफिस आप जा सकते हो और वहां पर उनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे को इस वाले फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप बनाकर दे दो, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, तो SC ST के केस में मैंने बता दिया, स्टेट वाला भी वैलिड होता है, सेंट्रल वाला भी वैलिड होता है, और कोई इसकी एक्सपायरी डेट जैसी नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि SC या ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए या 4 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो इसकी कोई यहाँ पर एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपका ये कितना भी पुराना होगा चल जाएगा। बट मैं यही कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है तो आप इसको रिन्यू एक बार जरूर करवा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब 4-5 साल पुराना हुआ है, 6-7 साल पुराना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10-12 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, या फिर आपका बचपन में ही बना था और वो बिल्कुल उसकी हालत ही खराब हो चुकी है, लेकिन और अब जो नए सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसमें कुछ और तरीके से डिजिटल तरीके से कुछ नया नंबर आने लग गए, तो आप इसको रिन्यू जरूर करा लें। तो ये बात हो गई जनरल कैटेगरी की, SC और ST की। अब नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी। ठीक है, तो EWS कैटेगरी के लिए देखो, पहली चीज तो मैंने ये बता दी कि भाई जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जरूर कोशिश करें कि उनका EWS बन जाए। अब जिनको पता है कि भाई वो इनका EWS सर्टिफिकेट बन सकता है या बना हुआ है, तो उनको ये ध्यान रखना है, देखो EWS जो सर्टिफिकेट होता है ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल का। अब ये कैसे होगा, देखो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपको नहीं पता कि आपका जो सर्टिफिकेट है, देखो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला है या नहीं। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं पर भी ऊपर ऐसे इस तरीके की लैंग्वेज लिखी है कि टू बी यूज्ड, ठीक है, टू बी यूज्ड फॉर जॉब्स या इंस्टीट्यूशंस, इस तरीके से करके लिखा होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लाइन बस ध्यान रखनी है कि अगर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके ऊपर लिखा हुआ है तो आप ये मान लो कि वो सेंट्रल वाला ही होगा। ठीक है, अगर उसमें साफ साफ ये लिखा है कि भाई ये जॉब्स वगैरह में यूज किया जाता है, किया जा सकता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएंगी, तो इसका मतलब ये सेंट्रल वाला है। अगर कहीं पर ये लिखा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस तरीके से लिखा है, तो आप भी समझो कि वो क्या है, आपका स्टेट वाला है। तो आप सेंट्रल वाला किस तरीके से बना सकते हो, ये मैं OBC और EWS दोनों के लिए बता रहा हूँ।
ओबीसी से अगर आप आते हो, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, या फिर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दोनों ही केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि नीट यूजी जो एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और इसके थ्रू आपको एडमिशन पूरे इंडिया में कहीं पर भी मिल सकता है, इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल फॉर्मेट पे चाहिए चाहिए होता है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट का बना है या जो भी है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, मैंने बताया कि ये जो नीट यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, गूगल पे सर्च करोगे नीट नीट 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसकी पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लोगे, यही वाली पीडीएफ जिसके थ्रू मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, इसी में लास्ट क्लास में आपको सारे यहाँ पर जो है फॉर्मेट दिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कहां कहां पर फॉर्मेट दिए हैं। इसी पीडीएफ के अंदर जो है आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का है। ठीक है, ये तो स्क्राइब का है। इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो इसी पीडीएफ में जो है आपको सारे के सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा तो। ठीक है, वैसे इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, है ना, वरना आप ऑनलाइन डायरेक्टली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से सही से चेक कर लेता हूँ अगर मिलता है तो। ये तो स्क्राइब के लिए हो गया, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, क्या पता इसके नीचे हो। हाँ, ये आपका एनआरआई कैंडिडेट्स का फॉर्मेट है, ये ओसीआई का है। ठीक है, मेरे हिसाब से दिया तो होना चाहिए, पता नहीं, शायद क्या पता अब इन्होंने हटा दिया हो, बट एक बार आप इसको ध्यान से चेक कर लेना। तो देखो, अगर आपको मान लो नहीं भी मिलता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो गूगल पे आप सिंपली सर्च करोगे ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ओबीसी के भी करोगे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको और यहां पर ध्यान रखनी है कि वैलिडिटी की। यहां पर वैलिडिटी का बहुत चक्कर होता है कि भाई ईडब्ल्यूएस आपका कितना पुराना होना चाहिए तो चलेगा, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कितना पुराना होना चाहिए तो चलेगा। ठीक है, तो आप हमेशा देखो, ध्यान रखो, सेंट्रल लेवल के केस में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों ही एक साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं, मतलब एक साल से ज्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट डेट बता देता हूं। ठीक है, कि आप जो है अपना सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर डेट के बाद बनवाएं, अगर किसी का पहले से बना हुआ है तो वो उस डेट के बाद उसको रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आप जो है ये मान के चलो कि 1 जनवरी 2025, इस ये डेट या फिर इसके बाद कोई भी डेट जो आएगी, मतलब 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी डेट हो, उस डेट का अगर ये सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा तो ये 100% चलेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ईडब्ल्यूएस के केस में ही मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के केस में ये जो डेट है इसको आप कर लो 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर ये सर्टिफिकेट बना होगा सेंट्रल लेवल वाला, तो ये 100% चलेगा, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो अगर आप इन डेट्स को फॉलो करके अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराते हो या बनाते हो, तो आपको कहीं पर भी रिजेक्शन नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट में, आप ये चीज ध्यान रख लो। ठीक है, इससे पहले का भी चल सकता है बट कोई गारंटी नहीं है, ये मैं आपको एकदम श्योर शॉर्ट डेट बता रहा हूं जिसके बाद का सर्टिफिकेट अगर बना होगा तो कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एकदम फुल प्रूफ आपका जो है सर्टिफिकेट होगा, जिसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अब एक चीज यहां पर और थोड़ी सी समझ लो कि भाई, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला अगर बना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सर्टिफिकेट है इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अगर मान लो आप वेस्ट बंगाल से आते हो, आपको लगता है कि भाई मेरा जो सर्टिफिकेट बना है एस सी एस टी का वो बंगाली लैंग्वेज में बना है, तो आपको इसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, और ये काम भी आपका नियर बाय तहसील या डीएम ऑफिस जाके हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं वहां जाके ये काम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी या इंग्लिश में ही ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। बाकी सारे सर्टिफिकेट्स का भी सेम यही रूल है कि हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, अदर किसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखो पूरे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश सभी लोग जानते हैं। तो आप मान लो अगर तमिलनाडु से भी आए हो, आपका तमिल में सर्टिफिकेट बना है, तो तमिल स्टेट वाली तमिल समझ पाएंगे। लेकिन मान लो आपको एडमिशन मिलता है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां तो तमिल नहीं आती होगी, है ना, किसी को।
तो ये है कि वहां पर जो लैंग्वेज आती होगी वो हिंदी या इंग्लिश आती होगी, तो ये है कि वो उसको क्रॉस चेक वैसे ही कर पाएंगे, वो तभी कर पाएंगे जब वो उसको पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में ही अपना सर्टिफिकेट की लैंग्वेज को रखें। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये तो हो गया। अब अगर आपको ये लगता है कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो और आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनेगा नहीं बनेगा, ये कैसे पता करें? तो देखो, आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट तभी बनेगा ओबीसी कैटेगरी का जब आप ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में आते होगे। अब ये ओबीसी सेंट्रल लिस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट एक ऐसी पूरी लिस्ट है, हर स्टेट की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अलग अलग क्या दी है, कास्ट दी हुई है। वो कास्ट जो है आपकी 100% वैलिड होगी अगर आप यहां पर सेंट्रल लिस्ट में आना चाहते हो। मतलब ऐसा होता है कि भाई कोई कैंडिडेट की जो कास्ट है या जो जाति है वो उसके पर्टिकुलर स्टेट में जो है ओबीसी में आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो उसकी जाति है या जो कास्ट है वो सेंट्रल लेवल पर भी ओबीसी के अंडर आए। तो आपको अगर ओबीसी कैटेगरी किसी भी ऐसे फॉर्म में सेलेक्ट करनी है जो आपके स्टेट के बाहर का या सेंट्रल लेवल का है, जैसे नीट का फॉर्म हो गया, एम्स बीएससी नर्सिंग का हो गया, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो भी कास्ट है वो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। ठीक है। अब ये कैसे चेक करेंगे? तो आपको करना क्या है, आपके पास जो पहले से ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा उसमें आपकी जाति या कास्ट करके लिखी होगी, जैसे कुछ भी लिखा हो सकता है उसमें कि भाई जो है, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी होती है, बट कुछ भी उसमें लिखा होगा कि भाई ये एक्स वाई जेड करके कोई भी मतलब इस तरीके की जाति का नाम लिखा होगा। तो वो जो आपकी कास्ट होगी उसको आपने ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में वेरीफाई करना होगा। कैसे करेंगे? एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है एनसीबीसी। और ठीक है, ncbc.gov.in इस तरीके से, या फिर आप गूगल में सर्च कर लेना एनसीबीसी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, इस तरीके से आप सर्च कर लेना सेंट्रल लिस्ट, और इसके आगे आप अपनी स्टेट का नाम डाल देना। जैसे मान लो कि कोई उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश डाल देगा। ठीक है। तो एनसीबीसी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट उत्तर प्रदेश, तो जब आप ये डालोगे आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होने को आ जाएगी, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे। उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारी कैटेगरी मतलब कास्ट होंगी जो क्या होंगी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आती होंगी। तो अगर आपको वो अपनी कास्ट दिख गई कि भाई हाँ इसमें लिस्ट में है, तो आप ये मान लो कि भाई आप सेंट्रल लिस्ट में आते हो। और सेंट्रल लिस्ट में अगर आप आते हो तभी आपका ओबीसी का सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बन पाएगा। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। अगर आपने ये देखा कि भाई आप जो है सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रही है आपकी जो कास्ट है, तो आपको फॉर्म हमेशा जनरल कैटेगरी से फिल करना चाहिए, आपको ओबीसी कैटेगरी से फिल करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो बस मुझे इतना ही बताना था इसके बारे में, यही सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मैंने आपको डेट भी बता दी, मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब फॉर्म के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एफर्ट्स को थैंक्स देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो इस साल नीट का फॉर्म फिल करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।